हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अब आपका पेपर बेहद ही करीब है और आप अच्छे से तैयारी, आप जो भी आप अब तक की पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक 20 नंबर की क्लास, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व कराना एक मॉडल पेपर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मेरे आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप कई सारे वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं और देखिए भी, क्योंकि आपको बेहतर तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं और उसको देख लीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास जो 20 नंबर की है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल क्या है? पाई है। पाई एक क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को आप याद रखिए कि जो पाई है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आपका अगला सवाल क्या है? 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, 1 और 10 में से सभी संख्याओं की से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है? में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। 1 से 10 तक की संख्याओं से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है? यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है? ठीक, 10 है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है कौन सी? 10 है। 10 क्या सभी से विभाजित हो जाता है? 100, 504, 2520 यानी 2520। इसमें से कौन सी ऐसी एक संख्या है जो सभी से विभाजित हो जाती है? ठीक, एक से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी है? 2520। देखिए 2 5 2 5 2 7 2 9 और 9 जो है वो 3 से कट जा रही है, पीछे 0 है, इसका मतलब 2 4 6 8, इन सभी से लगभग ये कट जाएगी। देखिए आपकी जो 2520 संख्या है वो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। ठीक, आपका अगला सवाल क्या है? हर के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा? कितने स्थानों का? क्या सवाल पूछ रहा है कि 1458/1250 जब इससे हम इसको भाग करेंगे तो दशमलव जो है वो कितने स्थानों के बाद लगेगा? ठीक, तो देखिए जो 1250 है, 1250 को हम क्या लिख सकते हैं? 1250, 2 से इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 1 10, 2 पंची 10। अब ये 5 से कटेगा तो 5 1 9 5, 5 दूनी 10, 2 25, 5 50 25, फिर 5 से तो 25, 5 दूनी 10, 5 50 25, फिर 5 से 5 50 25, 5 1 9 5। ठीक, तो इस तरह से जो आपके हर के जो फैक्टर आए हैं वो क्या हैं? 2 के घात 1 गुणे 5 की घात 4। दशमलव कितने स्थानों तक जाएगा? ये जो 5 के पावर n लिखा है, ये n, ये जितना लिखा होगा दशमलव प्रसार उतने अंकों तक जाएगा। ठीक है, जो 5 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 1250 से आप 1458 को भाग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंकों तक अंक रहेंगे? वो क्या रहेगा? 4। ठीक है, 1458/1250 जब आप इसको भाग करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 स्थानों तक ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
कैंसिल पूरी तरह से क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको दिख रहा है जो इसका किसका 1250 का जो फैक्टर आपने किया है वो कितना आया है 2 × 5 × 5 × 5 × 5। जो हर है इसका वो किस रूप में है 2 के पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब आप 1250 से उसको भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दशमलव में कुछ स्थानों तक जाएगा। दशमलव में कितने स्थानों तक जाएगा वो डिपेंड करता है कि 5 की पावर कितनी है। तो 5 की पावर यहाँ कितनी है 4 है, ठीक। तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंकों तक आप जाएंगे 4 स्थानों तक, ठीक है। अगला सवाल, यदि समीकरण x + y = 10, x + y = 10 और दूसरा क्या दिया है x = 3m + 2 तथा y बराबर कितना दिया है 4 दिया है, ठीक। तो m का मान आपसे पूछ रहा है। m का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसमें x का और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना लिखेंगे आप 3m + 2 और प्लस में y है, y की जगह पे कितना लिख देंगे 4 बराबर में 10। इस तरह से आपका m का वैल्यू निकल आएगा। 3m = 10 - 4 में 2 6, तो कितना बचा 4। 3m m बराबर 4/3। 4/3 देखिए कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इस तरह से सवाल को आप लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? आपका जो 5 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² - 6x और प्लस में 4 बराबर में 0 का विविक्तकर है। विविक्तकर बेटा आप लोग खूब लगाए हैं। विविक्तकर क्या होता है, a बराबर कितना है, a बराबर है 3। a किसको कहते हैं, x² का जो गुणांक होता है इसको a कहते हैं, और जो x का गुणांक होता है इसको b कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसको c कहते हैं। तो a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, b बराबर कितना है -6 है, और c बराबर कितना है +4 है। तो विविक्तकर b² - 4ac आपको बताना है कितना होगा। b का वैल्यू कितना है -6 स्क्वायर -4 × a का वैल्यू है कितना 3 × c का वैल्यू है 4। 6 का स्क्वायर 6 × 4 = 36 -4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। तो 48 से 36 गया तो कितना बचा 36 × 10 = 46, 2 × 48 यानी कि -12, ठीक। तो विविक्तकर कैसा है माइनस में है 12। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर। अगला सवाल, द्विघात समीकरण 3x² के मूलों का गुणनफल है। मूलों का गुणनफल, दो मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, और मूलों का गुणनफल आपको निकालना। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। c कितना है इसमें, अब देखिए c किसको कहते हैं, अचर पद को कहते हैं, और अचर पद के रूप में आपके पास यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। तो 0/a, और a का किसको कहते हैं, जो x² का गुणांक होता है, अर्थात 3। तो अगर देखिए, अगर 0 अंश के रूप में है और हर के रूप में आप कोई भी नंबर लिखते हैं, हर के रूप में कोई भी नंबर होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0। और यही बात अगर उल्टा हो जाए, अंश के रूप में कुछ अंक लिखा हो और हर जो है वो 0 हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। 0 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल, बिंदु P की x अक्ष से दूरी क्या है। अच्छा, आपने पढ़ा है, अच्छा ऐसा होता है, और जो बिंदु है P 2,3, ये किस चतुर्थांश में होगा, 2 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में है, 2,3 यहाँ पे है। अब देखिए इस बिंदु का नाम क्या हो गया 2,3, और ये पूछ रहा है इसकी दूरी किससे, x अक्ष से।
तो ये x अक्ष से कितना दूर है, ये दूरी पूछ रहा है, तो कितना दूर है, जितना आप y पे चले हैं। तो y पे कितना चले हैं, 3 मात्रक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। ये किसके शीर्ष हैं, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु या विषमबाहु। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। भुजाओं के आधार पे देखिए द्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु या समकोण त्रिभुज। अगर हम लोग पहले तो निकाल लेते हैं हम लोग सभी के बीच दूरी, तो -4,0 और 4,0, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी क्या होती है, b बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 4 और +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 रहेगा। 4 चौको कितना हो गया, 4 4 8, 8 8 64, 64 का स्क्वायर रूट, ये 64 हो गया, और 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो गया, 8। ठीक, 1 हो गया। अब दोबारा से 0,3 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी √ 4 से 0 गया, यानी 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। देखिए हम लोग सवाल को ऐसे लगा रहे हैं क्योंकि ये हमें लिखना नहीं है सवाल को, ये ऑप्शनल सवाल है, तो हम लोग जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो 4 से 0 गया, 4 चौको 16 और प्लस में 3 त्रिका 9, 16 9 25 कितना आया, 5। 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। ठीक, और अब इसका इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, √ -4,0 और 0,3 के बीच की दूरी, तो -4 और माइनस में 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 चौको 16 हो गया और प्लस में 3 त्रिका 9 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। अब देखिए ये कैसा त्रिभुज है, 5 है, 5 है और 8 है। ठीक, 4 + 4 4 4 8, 8 में 64 का स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक भुजा है 8 सेंटीमीटर की, मीटर की जो भी है, मीटर में सेंटीमीटर में नहीं, मात्रक में चलते चलो, 8 मात्रक 5 मात्रक 5 मात्रक। तो ये कैसा त्रिभुज आपके पास बना, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। ठीक है, दो भुजाएं बराबर की हैं, एक भुजा अलग है, तो ये कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए अगला सवाल, x अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा। देखिए फिर से अक्ष का ही सवाल है, x अक्ष पर कोई बिंदु है, कहीं भी है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर है, जो 2, -5 2, -5 किस चतुर्थांश में होगा, 2, -5, चलिए 2, -5, 2, -5 और -2, 9, -2, -2, -2, 9। x अक्ष पर कोई बिंदु है, चलिए यहाँ मान लेते हैं, जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। देखिए x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होता है, x, 0। x अक्ष पर जो y का वैल्यू होता है वो 0 होता है और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है। तो x, 0 होगा उसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना होगा, x, 0। अब समदूरस्थ का मतलब इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी समान है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं इसके दोनों के बीच की दूरी, यानी x + 2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके होगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस
0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूना 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab 2 2 ज़ा 4x और प्लस 9 9 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और माइनस में 2 2 ज़ा 4x प्लस 5 का 5 5 25, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 4x, ये वाला 4x इधर ले आइए तो हो जाएगा कितना 8x और ये 81 4 85 उधर ले गए तो हो गया ये माइनस का 85, इधर 25 4 29 प्लस का 29 बराबर 85 से 29 को घटा दीजिए तो कितना 15 से 9 गया 9 6 15, 7 7 से 2 गया तो 5 माइनस का 56, 8x बराबर माइनस का 56 और x बराबर माइनस 56 बटे 8, 8 सत्ते 56 यानी x बराबर कितना हो गया माइनस का 7। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा माइनस का 7 कामा 0, माइनस 7 कामा 0 आपका पहला ही ऑप्शन है जो कि सही है। ठीक, अगला सवाल, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जबकि a b c वास्तविक संख्याएं हैं को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE ठीक है और BC बटे FD, BC बटे क्या बोला FD है, तो ये समरूप होंगे जब, देखिए आपको क्या बोला है, ये एक त्रिभुज है जिसमें कौन सा त्रिभुज है ABC और DEF, जिसमें आपको दिया क्या गया है AB बटे DE बराबर है BC बटे FD, BC बटे FD ऐसा बोला है। तो ये समरूप होंगे जब, अब FD देखिए आपके पास होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था AB बटे DE। अगर ये AB बटे DE दिया है तो ये, और ऊपर इधर BC दिया है, BC बटे क्या होना चाहिए था EF या FE, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, F तो है लेकिन F की E की जगह पे क्या लिख दिया है D लिखा है, E की जगह पे क्या लिखा है D लिखा है। तो ऐसा देखिए, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। ठीक, E की जगह पे क्या लिखा गया है D लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। E की जगह पे क्या लिखा गया है D लिखा गया है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, जब बराबर होंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, को समरूप कब होंगे जब कोण कौन सा बराबर होगा D और E कोण आपस में बराबर हो। कौन सा D और E। जब कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है, ये अब तक तो बात सही है कि B के बराबर E है, A के बराबर कौन है D है, A के बराबर D होना चाहिए समरूप होने के लिए, B के बराबर भी D है या A के बराबर F है, कोण A के बराबर F है। देखिए, यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE बराबर है BC बटे FD होना चाहिए था,
FE और लिखा है FD, तो ये समरूप होंगे जब आपका ये कोण B जो है वो D के बराबर होगा, तब यह समरूप हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। त्रिभुजों ABC और DEF, ABC और DEF में जो B है वो किसके बराबर है? जो B है वो किसके बराबर है? E के। B E के बराबर है, F जो है वो C के बराबर है, तथा AB जो है, देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक है ABC और एक है DEF। इसमें जो B है वो E के बराबर, जो F है वो C के बराबर। तो देखिए जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब जो A है वो D के बराबर है, तो तीनों कोण संगत कोण के बराबर बराबर है। तथा AB जो है, AB क्या है? 3D। AB आपका AB जो है वो 3DE के बराबर है। AB बराबर 3DE। तब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे परंतु समरूप नहीं, समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं, न तो सर्वांगसम और ना ही समरूप। सर्वांगसम और समरूप दोनों। देखिए सर्वांगसम तो ये कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि AB जो है वो 3DE के बराबर। DE छोटा है, DE का जब 3 गुना करते हैं तब भुजा बराबर नहीं होती है। सर्वांग समता किसको कहते हैं? सभी अंग समान। और यहाँ पर आपको दिया गया है AB जो है वो 3DE के बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये समरूप होंगे। समरूप होंगे परंतु सर्वांगसम नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल। यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है AB और C का एक कोण, एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसमें कोण C समकोण है। C हो गया, चलिए A हो गया, ये B हो गया। तो cos A प्लस B का वैल्यू, देखिए C आपको बताया है 90, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है, जिसमें से ये अकेला 90 निकल गया, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक, और आपसे पूछा गया है cos A प्लस B का मान। A प्लस B माने cos 90, और cos 90 का वैल्यू पूछा गया है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जो साइन 0 का होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर A सही हो गया। अगला, यदि साइन A बराबर 4/5, तो tan का मान क्या होगा? साइन A बराबर 4/5 है, तो tan A का वैल्यू क्या होगा? देखिए साइन क्या होता है? ABC। साइन में आप क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ये भुजा RD आपको पता है 3 होगी। 4, 5 पाइथागोरस से जब निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगी। tan का वैल्यू पूछ रहा है। tan में क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार 4/3। ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल। चलिए वही रहिए। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। एक जो पेंसिल होती है वो किसका संयोजन होती है? ऐसे होती है पेंसिल लगभग। ठीक, किनारे पर नुकीली बनाई गई, नुकीली बनाना है आपको तो ऐसे बनाते हैं। एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित में किसका संयोजन है? एक बेलन का और एक
शंकु का, एक बेलन, शंकु और एक बेलन। ऑप्शन नंबर 1 जो पहला ए है वो सही हो जाएगा आपका। तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, एक बाल्टी है, बाल्टी है तो बाल्टी कैसी होती है? तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचली सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, बाल्टी जो होती है वो छिन्नक होती है और छिन्नक जो है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो चलिए इसको छोड़िए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक आपको अच्छे से पता है, बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो 19 को देखिए 2 बार है, 38 1 2 3 बार है, 1 2 और 3 बार है, फिर 25 है तो 25 2 बार है, 36 है तो 36 एक ही बार है, बाकी 18 है तो 18 एक बार है। तो कौन सबसे ज़्यादा है? 38 एक बार, 2 बार और 3 बार। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा वही होता है बहुलक। अगला सवाल, 3 cot a बराबर 4 तो sec a का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए 3 cot a बराबर 4 है तो आपसे पूछा जा रहा है sec a का वैल्यू। तो 3 cot a, यहाँ से अगर आप cot a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक। A B C लाल बटे कक्का, और काट में क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी आधार है आपका 4 और लंब है 3। पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण इसका निकल जाएगा 5। और आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू? सेक ए का। सेक ए क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 5/4, 5/4 ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला सवाल, यदि 5 पाई सेंटीमीटर की लंबाई की चाप द्वारा एक बनाए गए एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 20 पाई, ठीक। और ये और क्या दिया? यदि 5 पाई सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा, चाप किसको कहते हैं? ये चाप होता है और इसकी लंबाई आपको दिया गया है 5 पाई, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है 20 पाई। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अगर चाप की लंबाई के साथ बात करें तो इसको क्या कहते हैं? एल कहते हैं। 1/2 LR क्या होता है? आपको कितना दिया है? 5 पाई, तो L का वैल्यू हो गया 1/2 L का वैल्यू है 5 पाई इंटू में R बराबर में 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 1 9 5, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, R बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए, जो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है 1/2 LR और एक होता है θ/360 गुणे में πr², ठीक। ये दोनों सूत्र किसके हैं? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। अभी R देखिए आपका 8 आया है, तो R की जगह 8 रख दीजिए। 1/2 गुणे में 5 पाई और गुणे में R का वैल्यू कितना है? 8। थीटा देखिए आपके पास यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं। R कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, 0 से अधिक या उसके बराबर विद्यार्थियों संख्या कितनी है? बंटन आपको दिया गया है ऐसा के लिए वर्ग जो 30 से 40 की बारंबारता है उसकी बारंबारता आपको बताना है। विद्यार्थियों की संख्या, ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है संचयी बारंबारता। 0 से अधिक या उसके बराबर कितने हैं? 63 प्राप्तांक, यानी आपके पास कुछ बच्चे हैं जो नंबर पाए हैं 0 से अधिक नंबर पाए हैं या उसके बराबर पाए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?
63। 10 से अधिक या उसके बराबर, यानी 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे? 0 से अधिक या उसके बराबर कुल संख्या कितनी है? 63 है। और 0 से 10 के बीच में जो बच्चे आएंगे वो कितने बच्चे हैं? अब देखिए 10 से अधिक या 0 से अधिक कितने हैं, यानी कुछ ना कुछ नंबर सब विद्यार्थी पाए हैं, लेकिन 10 से अधिक कितने विद्यार्थी पाए हैं? 58। इसका मतलब 0 और 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 58। 2 3 5 विद्यार्थी हैं जो 0 और 10, चलिए इधर लिख लेते हैं, 5 विद्यार्थी हैं जो 0 से 10 के बीच में पाए हैं। अब 10 से अधिक या उससे बराबर, यानी 10 से और 20 के बीच में, इसमें कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 10 से अधिक या उसके बराबर, तो 63 में आप 5 को घटाए हैं तो 58 आया है, और 58 में आप कितना को घटाएंगे तो 55 आएगा, तो आएगा 3। 55 में कितना घटाएंगे तो 51 आएगा, 4। इसी तरह से आप घटाते 51, और 51 से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा, 3। 48 में से कितना घटाएंगे तो 6। तो अगला सवाल क्या है? एक बंटन दिया गया है आपको और पूछा गया है कि वर्ग 30 से 40 की बारंबारता क्या होगी। ये आपको क्या दिया गया है? संचयी बारंबारता, और ये दिया गया है ऐसे ही प्राप्तांक उसके। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से अधिक या उसके बराबर, तो ये हो जाएगा 50 से अप टू जितना भी। इससे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है 30 और 40 की बारंबारता। तो देखिए 0 से अधिक या उसके बराबर, यानी कुछ ना कुछ अगर नंबर पाए हैं तो ऐसे 63 विद्यार्थी हैं, लेकिन 0 और 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 63 से 58 गया तो कितना हो गया? 5। 58 से 55 गया तो 3। 55 से 51 गया तो 4, और 51 से 48 गया तो 3। तो 30 और 40 की जो बारंबारता है वो कितनी हो जाएगी? 3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आपके आज के ये जो 20 सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए। देखिए ये 20 सवाल ऑप्शनल बहुविकल्पीय हैं, और आपको अगर फुल नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर वाले सवाल देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा और एक बार वो सवाल आप पूरे अच्छी तरह से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।